मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी सेम है, स्टडी बसेरा। महत्वपूर्ण दिवस किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैंने यहाँ कवर किया है। प्रत्येक ये कंटिन्यू आपके पास आता रहेगा, डेली के रूप में ये प्रैक्टिस होता रहेगा। जिस मंथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस मंथ का कंप्लीट रहेगा। ये जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी का पूरा कंप्लीट रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 दिवस, 26 जनवरी को भी और 25 जनवरी को भी। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस, ये 3 दिवस 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस। इस तरह से जनवरी का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट डे है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने यहाँ कवर किया है। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसी आशा के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ और एक डिटेल मैं करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। जो भी डे में हम लोग ये प्रश्न आएगा, जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, उस डे के बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। जैसे अगर 9 जनवरी होता है या 4 जनवरी होता है तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर 10 जनवरी को हम लोग उसके बारे में विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से शुरू किया गया, पूरा कंप्लीट उसके बारे में डिटेल देखें। यानी एक एक डे को हम लोग डेली एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से डेली उसके अभ्यास करते चलेंगे। इसीलिए एक एक नंबर को हम लोग अगर पकड़ेंगे तो आसानी से हमें याद करने में सुविधा रहेगी। और एक बार अगर हम लोग कर लेंगे तो वो एक बार में गड़बड़ हो सकता है, याद करने में हमें परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए इसके ये जो सुविधा मैंने स्टार्ट की है, ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, ये तरीका, तो आप लोग कैसा कितना पसंद आ रहा है, आप लोग कितना हेल्पफुल है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार रखिएगा। बहुमूल्य विचार बहुत जरूर रखिएगा। बसेरा नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर मनाते हैं। और तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पोंगल कहा जाता है। परंतु अगर क्वेश्चन बनता है पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो आंसर में हमेशा तमिलनाडु को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पोंगल जो तमिलनाडु का ही मेन फेस्टिवल है। तो ये आज पोंगल है, 14 जनवरी को आज पोंगल मनाते हैं। तो कहीं कहीं इसे पोंगल कहा जाता है तमिलनाडु में, कहीं मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं कहीं से माघ मेला भी कहा जाता है। माघ मेला क्योंकि ये हिंदी का माघ महीने में मनाया जाता है। और कहीं कहीं के इसे खिचड़ी भी कहा जाता है, खिचड़ी भी कहा जाता है, खिचड़ी भी कहीं कहीं कहा जाता है। और माघ मेले के अवसर पर कहीं कहीं मेले का आयोजन भी किया जाता है। और आपके कंट्री में ऐसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पर्व मनाते हैं 14 जनवरी को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं और क्या हम लोग मनाते हैं इस दिन। ये देखिए नेपाल का ये पिक्चर, नेपाल में भी खिचड़ी के नाम से ही मनाया जाता है। तो आज हम लोग 14 जनवरी को, चलिए चैनल पे हार्दिक स्वागत है, स्वागत के साथ देखते हैं। 14 जनवरी को हम लोग पूर्व सैनिक दिवस भी मनाते हैं, पूर्व सैनिक दिवस भी मनाते हैं, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे भी मनाते हैं। आज 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं, किन की यादें मनाते हैं, तो आज के दिन ही 14 जनवरी को भारत के पहले कमांडर इन चीफ, भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 14 जनवरी 1953 को, 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 को। इसी दिन की याद में, अपने पूर्व सैनिकों और सेनानायकों की याद में, उनकी योगदान की याद में पूर्व सैनिक दिवस हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। यह सबसे पहले कब मनाया गया था, 2017 से प्रत्येक वर्ष पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। आशा के देखते हैं नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है, MICR कोड कितने अंकों का होता है, MICR कोड
कितने अंकों का होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 डिजिट का होता है MICR कोड। तो MICR कहाँ होता है? तो चेक में जो होता है, जो बैंक में लोग चेक देते हैं, तो वहाँ MICR कोड होता है यहाँ बीच में, यहाँ पे। और यहाँ पे होता है चेक नंबर, इसके बाद होता है ट्रांजैक्शन ID वगैरह। तो ये बीच में जो होता है उसे MICR कोड कहते हैं। तो MICR ये 9 डिजिट का होता है। और ये यहाँ प्रश्न ये भी बनता है, ये चेक नंबर होता है ये कितने डिजिट का होता है? तो चेक नंबर जो होता है 6 डिजिट का होता है, ये 6 डिजिट का होता है चेक नंबर, जो स्टार्टिंग में रहता है और बीच में होता है MICR कोड। तो इसका MICR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 प्रश्न हम लोग बताया कि MICR कोड 9 डिजिट का और चेक नंबर 6 डिजिट का। तो जो फुल फॉर्म है बैंक से रिलेटेड वह मैंने यहाँ लिख रखा है। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसी में होता है IFSC कोड, जो कि ट्रांजैक्शन के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल होता है, वह कितने अंकों का होता है? तो IFSC कोड 11 अंकों का होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है। और RTGS, NEFT, IMPS ये ट्रांजैक्शन करने के तरीके हैं। तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है, इनका भी फुल फॉर्म कभी आ जाता है। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ ये हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा जो बैंक से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नासा ने अपना पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया था? नासा ने फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958। 1958 में नासा ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था। और नासा की स्थापना कब हुई थी यह प्रश्न बन सकता है। तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में ही हुई थी और इसने पहला उपग्रह भेजा था। यहाँ प्रश्न और एक बनता है कि नासा ने अपना पहला उपग्रह कौन सा भेजा था, उसका नाम क्या था? उपग्रह जो भेजा तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एक्सप्लोर-1। यहाँ देखिए ये जो नाम है एक्सप्लोर-1, ये जो सैटेलाइट का नाम था, फर्स्ट सैटेलाइट, नासा का फर्स्ट सैटेलाइट का नाम था एक्सप्लोर-1, 1958 में भेजा था। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, USA की स्पेस एजेंसी है नासा। और यहाँ प्रश्न और एक बनता है कि पृथ्वी की पहली कृत्रिम उपग्रह कौन सी है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? यह प्रश्न अगर बनता है नेचुरल तो चंद्रमा हो जाता है, मून हो जाता है, परंतु पृथ्वी की पहली कृत्रिम उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी की पहली कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक 1, जो कि रसिया द्वारा 1957 में भेजा गया था। रसिया द्वारा उस समय सोवियत यूनियन था, तो अभी का रसिया जो है सोवियत यूनियन था। तो उस समय स्पुतनिक 1 नाम का सैटेलाइट भेजा गया था 1957 में। तो ये प्रश्न बनता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 ही होगा, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, जिन्हें ध्यान में रखना है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इस पर सही जवाब हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। लार जो मुंह में लार बनती है, हमें सलाइवा बनती है मुंह में, यहीं से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और चेक आप लोग डिस्क्रिप्शन के भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी वीडियो से अभ्यास अपना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान का प्रारूप कब बनकर तैयार हो गया था? क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीका से है, परंतु आंसर इसका सिंपल सा है। आंसर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 में ही संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, परंतु लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था और भारत अपना गणतंत्र बन गया था। और हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है। और 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसी की खुशी में, इसी की याद में 26 नवंबर 1949 की याद में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, या ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये प्रश्न का जवाब हो गया। आशा करता हूं आज के सेशन में आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।